4 दिन के इस पूरे सिलसिले को आपको स्क्रीन के जरिए और हमारे अतिथियों के जरिए हम आप तक पूरा ये जो 4 दिन का सिलसिला रहा फाइनेंस मिनिस्टर का, वो हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरे 4 दिन में क्या खास रहा उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। पहले दिन क्या, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या और लास्ट के दिन क्या रहा, इस पैकेज के क्या मायने हैं, जो उम्मीद की जा रही थी वैसा पैकेज मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, और आत्मनिर्भर भारत एक नया स्लोगन मोदी साहब ने दिया। इसके साथ जो सीधा है इसका अर्थ है कि हम हमारे स्वदेशी या वेंडर या स्ट्रीट जो आपका सेलर है उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो उसमें कितनी झलक दिख पा रही है आत्मनिर्भर भारत की। तो चले हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए तैयार हैं आर्थिक विश्लेषक, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह जी कोठारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वर्तमान राजस्थान विधानसभा की सदस्य किरण माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक उत्तर प्रदेश राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उद्योगपति सीताराम अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले जयसिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। कोठारी साहब, 4 दिन का जो सिलसिला रहा, पहले दिन एमएसएमई सेक्टर, ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, कुछ मजदूरों के लिए भी बात कही गई। अगले दिन किसान, मजदूर, रूरल डेवलपमेंट की बात की गई। उसके तीसरे दिन भी एक बार फिर किसानों को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या फिर कहें कि फिशरीज और इनको लेकर के चर्चा की गई। लेकिन आखिरी का जो दिन रहा उसमें एफडीआई के लिए रास्ते खोलने की बात, मेक इन इंडिया की बात, कोल सेक्टर की बात, तमाम वो कह सकते हैं कि बड़ी इंडस्ट्रीज और हमारा जो एक विजन है देश का, उसको लेकर के निर्मला जी ने बात की है यहां। लेकिन एक बड़ा मेरा सवाल आपसे यह है कि आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई है, लेकिन एयरपोर्ट के लिए रास्ते खोले कि प्राइवेट सेक्टर में पहले 6 एयरपोर्ट दिए गए, फिर 6 और 12 एयरपोर्ट की बात करी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात जो एफडीआई को लेकर के डिफेंस में जो 49 था उसे 74 कर दिया गया, और यह कहा गया है कि धीरे धीरे हम डिपेंडेंसी जो है हमारी इंपोर्ट है उसे कम करते करते खत्म करेंगे और मेक इन इंडिया पे जोर देंगे। चलिए, आत्मनिर्भर भारत का ये पड़ाव तो ठीक है, लेकिन मुझे एक तो ये इन सारे जो लास्ट के दिन की बात कर ले चाहे पहले दिन की बात कर ले, आत्मनिर्भर भारत जहां से शुरू किया एमएसएमई सेक्टर से और लास्ट के दिन एफडीआई पे हम जा रहे हैं, कितना आत्मनिर्भर भारत होगा। दूसरी बात, यह जो पैकेज, इसमें पहले दिन यह माना जा रहा था कि तुरंत रिलीफ की जो आवश्यकता है, 2 तरह के पैकेज और 2 तरह के प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म, इसी तरह से रिलीफ की भी बात इसी तरह की जाती है। लेकिन फिलहाल जो एक माना जा रहा था कि तुरंत राहत की आवश्यकता है, इस पूरे प्लान में कितनी महसूस कर रहे हैं कि हां तुरंत जो राहत की आवश्यकता महसूस की जा रही है वह उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा? मेरा योगेंद्र जी इसमें मानना यह है कि हम प्रिंसिपली पिछले कई सालों से जिस नीति का अनुसरण कर रहे हैं उसको ये कहते हैं क्रिएटिव स्टेट से वेलफेयर स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन है कि सरकार पैसा बांटे, उसमें से अपना अपना शेयर जो बाजार से फ्री मार्केट इकोनॉमी से लोग ढूंढे और उसको आगे उपयोग करे। इस तरीके का एक नया रिजाइम है, विकासशील भारत भी कह सकते हैं, अर्थ प्रधान विकास भी कह सकते हैं। तो जब राहत की बात हो तो राहत में क्या है कि मांगने वाले का अधिकार कम हो जाता है, जो देने वाला है जो भी देता है बस उसी को मंजूर करने के अलावा हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं है, और न कोई वो 130 करोड़ लोगों की कोई हर एक की डिमांड पूरी कर सके, ऐसा राहत पैकेज कुछ नहीं होता है। जो भी वित्त मंत्री ने घोषणाएं की है उसमें 20 लाख करोड़ का आंकड़ा तो चलो जैसे भी बैठ जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कम से कम 50% जो योजनाएं हैं वो ऑलरेडी पहले से चल रही थी। वो ये केवल आपका जो कोरोना का डिस्ट्रप्शन हुआ इस कारण से उन पे कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, चाहे एयरपोर्ट एक्सपांशन हो, चाहे डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर को कोयले में पीपीपी मॉडल पे काम हो, कुछ भी आप कह लीजिए, जो आपका विद्युत का निजीकरण हो, जहाँ जहाँ 5 उन्होंने किया है
यूनियन टेरिटरीज, ये सब चीजें पहले से चल रही थी, क्योंकि हमारे किसी भी सेक्टर में इफिशियंसी नहीं है। और इफिशियंसी लाने का यही है कि उसमें कंपटीशन पैदा कीजिए। अभी 90,000 करोड़ रुपए सरकार ने उसमें दिए, और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप पब्लिक में बोझ 90,000 करोड़ का 1 मिनट में डाल दिया। ऐसे ही कुछ महीने पहले 70,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल के कर्मचारियों को दे दिया। तो अब हम क्या यूज टू हो रहे हैं कि इस तरीके का सरकार पे डेब्ट का बर्डन बढ़ता रहे और हम आराम से बोझ करते रहे। एक ये नई व्यवस्था है, इसको अमेरिकन कैपिटलिज्म कहा जाता है। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे 2 4 6 महीने लगेंगे। जैसे जैसे कोरोना का असर कम होगा, हम 6 महीने बाद देखेंगे कि वापस थोड़ी सब ठीक स्थिति हो जाएगी। पैसा घूम फिर के जो सरकार बांटेगी वो सिस्टम में आएगा, और उससे एक नई शुरुआत होगी, नया रिजाइम। लेकिन ये जरूर है कि इससे जो एक क्लास है, जैसे मजदूरों की क्लास है, उसमें 50% लोगों को वापस काम नहीं मिलेगा। जो भी होगा वो दूसरे जो नए सेक्टर आएंगे, वो स्किल जॉब वाले आएंगे, तो वो एक नई चुनौती सामने आएगी। कई इंडस्ट्रीज का ये कह लीजिए कि आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी जो आज हमको दिख रही है। हम्म। तो लेकिन सरकार के पास वो कोई विकल्प नहीं है, वो इंडिविजुअल आदमी का कोई जी, रास्ता इसमें लेकिन एक निकाल नहीं तुरंत सकती। रिलीफ की बात ये जो एक कही जा रही विजन है, थी, इससे इंडस्ट्रियल विकास भी सेक्टर भी आगे डिमांड कर बढ़े। रहा था। और सर तुरंत रिलीफ की बात करें, कोठारी साहब इसमें तुरंत रिलीफ की बात करें, चाहे औद्योगिक सेक्टर की बात करें, वह उनकी भी डिमांड थी, मध्यम वर्ग की भी डिमांड थी, तुरंत रिलीफ गरीब तबका है उसकी भी डिमांड थी। ये पूरा हो पा रहा है इससे अनाउंसमेंट से? 2 महीने बाद में तुरंत रिलीफ का पैकेज और आएगा। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि आप ये मान के चलो 6 महीने तक अभी कई तरीके करेगी, तो ये एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें हमको मांगने का तरीका, मांगने वालों की एक अलग लॉबी, एक अलग तरीका हमको विकसित करना होगा। और जो किस आधार पे मांग करते हैं और सरकार से कितना कह सकते हैं। जी अब एक वो नया ये कह लीजिए पॉलिटिकल सिस्टम या नई व्यवस्था उदय होगी, वो उसका हमको जी, उजागर करना है। मैं चलिए आपके पास में लौटूंगा। राकेश सिंह जी, विधायक कांग्रेस उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब आपका स्वागत है। मैं पहला 4 दिन का जो ये सिलसिला चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, निर्मला जी का, अनुराग ठाकुर साहब का, इस पे पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं आपसे। क्या कहेंगे 4 दिन के इस जो क्रम चला अनाउंसमेंट्स का? आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। जी आ गए, हाँ। राकेश जी, मेरा सवाल यह है आपसे, निर्मला सीतारमन जी ने जो 4 दिन देश को संबोधित करते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी है, पैकेज अनाउंस किए हैं, उसको लेके पहला रिएक्शन चाहूंगा अब आपका कांग्रेस की तरफ से। क्या कहेंगे इस पे? जी राकेश जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मेरा सीधा सा सवाल है, जो पैकेज का ऐलान किया गया है उसको लेके क्या कहेंगे? चलिए मैं आपके पास में आऊंगा। सीताराम अग्रवाल साहब हमारे साथ में जुड़े। मैं सीताराम जी के पास जाना चाह रहा हूं एक बार पहले। सीताराम जी, आप एक उद्योगपति हैं और एमएसएमई सेक्टर को लेकर के बात कही गई है। पहला दिन उसी के नाम रहा जिसकी काफी लंबे समय से इंतजार था कि सरकार कुछ राहत पैकेज दे। एमएसएमई की डेफिनेशन को भी बदला है, तो इससे कुछ राहत मिलेगा। ये कह सकते हैं कि कोरोना देखे विश्व भर में अपना प्रभाव दिखा रहा है, उसे कोई अछूता नहीं है, उसका कहर से हम सब लोग जूझ रहे हैं। लेकिन इसी भी सरकार का यह ऐलान कुछ कह सकते हैं कि उद्योगपतियों के लिए राहत की खबर लेके आए। योगेंद्र जी, जो पैकेज की हमें इंतजार थी और जो मांग कर रहे थे, उद्योगपति और व्यापारियों ने जिंदगी में पहले बार कुछ मांगा है। पहले कभी आज तक मेरी जिंदगी के अंदर हमें याद नहीं है कि हमने कोई राहत पैकेज मांगा होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग हमारे से 10 गुने ज्यादा टैक्स के रूप में भारत सरकार को, राज्य सरकार को हम रेवेन्यू पे करते हैं। मतलब हमारे प्रॉफिट से 10 टाइम्स हम हमेशा प्रॉफिट इनको पेमेंट किया है रेवेन्यू के रूप में। हमारे ये लॉकडाउन के टाइम पे एक आपदा आई और उसमें हमारे सारे के सारे धंधे लॉकडाउन हो गए। और ऐसे टाइम पे लॉकडाउन हुआ जैसे 8 बजे अनाउंस किया और 12 बजे से लॉकडाउन कर दिया। हमने
उसको स्वीकार किया और 2 महीने पूरे सरकार ने जो आदेश दिए हमें, उनकी हमने पालना की। हमने इनसे ज्यादा चीजें नहीं मांगी, हमने 2-3 चीजें मांगी थी। हमने ये कहा साहब कि हमारा जो सीसी लिमिट और टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, हमें उस इंटरेस्ट के अंदर रिबेट दी जाए। पूरी माफ करने के लिए हमने भी नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि हमें उसके ऊपर रिबेट दी जाए। और दूसरी हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स चार्ज लग रहा है हमारे ऊपर, जिसका हम कंज्यूम ही नहीं कर रहे, उस फिक्स चार्ज को हमारे को खत्म किया जाए। तीसरा हमने ये किया था कि जैसे मार्च की सैलरी हमने अप्रैल में लेबर को पेमेंट कर दी और अप्रैल में हमारी एक नहीं चली, और हम सरकार हमें निर्देश कर रही है, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकारें हैं, हमें निर्देशित कर रही है कि आप अप्रैल की सैलरी आप मजदूर को दीजिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग मजदूरों के हितैषी असली लोग हैं। आज 3 दिन के लिए सरकारें बात कर सकती हैं, लेकिन उनको रोजी रोटी हम लोग देते हैं, वो हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो हमारा रोजगार चलाती है। हम लोगों को ज्यादा चिंता है मजदूरों की। हमने ये कहा कि हम मजदूरों को सैलरी देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके एक लॉकडाउन के नॉर्म्स फिक्स कर दीजिए। उन तीनों में से हमारे चले एक बात मुझे बताइए सीताराम जी, एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे कि 2 तरह के प्लान, जैसे मैंने कोठारी साहब से भी कहा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये हो सकता है कि तुरंत रिलीफ ना मिले, सरकार का ये दावा है, लेकिन भविष्य के लिए उद्योगपतियों को और उद्योग को काफी आश्वस्त किया है, लेबर को लेकर के भी उसमें प्लान किया गया है। लेकिन क्या आप लोगों की डिमांड क्या थी कि तुरंत हमें कुछ राहत चाहिए, तो ये इतना बड़ा पैकेज है, इससे तुरंत राहत नहीं मिल पाएगी? इसके अंदर एक भी चीज, कोठारी जी, माननीय कोठारी जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, मैं ये कहता हूं कि इसमें किसी भी सेक्टर को, चाहे उद्योग व्यापार, किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, कहीं 5 रुपए की राहत पैकेज हो तो मेरे को बता दीजिए। मतलब प्रेजेंट में इमीडिएट राहत पैकेज की बात कर रहा हूं मैं। जो हम लोगों को एमएसएमई सेक्टर को उम्मीद थी, हम लोग क्या है कि हमारी माई बाप कौन है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। आज हम लोग 70 साल के इतिहास के अंदर पहले बार व्यापारी कुछ मांग रहा था और बहुत उम्मीद से मांग रहा था और हमारी डिमांड जेन्युइन थी। मैं लौट रहा हूं आपके पास, सीताराम जी वापस आ रहा हूं आपके पास में, वापस आऊंगा भी, वापस आऊंगा मैं। राकेश सिंह जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे मेरा सवाल है, आर्थिक पैकेज को लेकर के क्या कहेंगे आप? और दूसरा सवाल होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा फैसला किया है कि उनके यहां से दुपहिया वाहन या फिर कहें कि पैदल जो पलायन करके लोग पहुंच रहे हैं उन्हें रोका जाएगा, सड़क पे नहीं चलने दिया जाएगा, ट्रेन की पटरियों पे नहीं चलने दिया जाएगा। एक आदेश दिया है, कहा यह जा रहा है कि जनता की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। दोनों पे मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। हेलो जी राकेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? मैं रायबरेली से, यूपी से विधायक हूँ जी। और हमारे फिलहाल यूपी में मैंने देखा जितने भी पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री का सबसे अच्छा काम था। अभी तक के रिज्यूम में मैंने देखा कि जैसे राजस्थान में हमारे यहाँ के तमाम कोटा में लड़के पढ़ते थे और वहां से मुख्यमंत्री सबसे पहले उन्होंने किया कि हमारे यहाँ से हजारों लड़के वहां से ला करके, जो जिनके माँ बाप बेहाल थे, वहां बच्चे बेहाल थे, वहां से बच्चों को उठा करके यहाँ लाए। दिल्ली से लाखों मजदूरों को उठा करके उन्होंने उनके घर पहुंचाया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा है जितने भी प्रदेश में सरकारें हैं उतना सीरियस किसी ने नहीं लिया जितना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात पैकेज की, जब तक कोई चीज सामने नहीं आती तब तक उसके बारे में कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब सामने आएगा तो उसका परिणाम तब दिखाई पड़ेगा कि घोषणाएं ठीक हैं, कितना उस पर अमल किया जा रहा है। पहले से अनर्गल किसी के ऊपर आरोप लगाना और गलत बोलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इस समय जो कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश निपट रहा है, हम लोगों को, सभी लोगों को सहयोग की दृष्टि से देखना चाहिए। अभी भाई साहब कह रहे थे, जैसे ये बात सही कि व्यापारियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इसमें नुकसान व्यापारियों का और मजदूरों का हुआ। जहां पर हम लोगों को दृष्टि डालनी चाहिए उस पर नहीं जाती। हम लोग राजनीति तो करते हैं लेकिन जहां आवश्यकता होती है वहां मुंह नहीं खोलते। जरूरत हम लोगों की यही है कि जो मजदूर हमारे इस समय बेचारे जिनके पास कोई रोजगार नहीं बचा, उनके लिए काम करना चाहिए। जिनकी फैक्ट्रियां बंद थी और उसके बाद भी उनसे बिल लिया जा रहा है, अगर उनका
मीटर नहीं चला, बिल नहीं चला, तो उसके बाद उनके पास फिक्स चार्ज देने के लिए कहां से पैसा आएगा? उनका फिक्स चार्ज माफ किया जाए, ये बात सही है। लेकिन अगर प्रदेश सरकारों की बात किया जाए, मैं कांग्रेस से विधायक हूं और रायबरेली से हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, चाहे मजदूरों के साथ हो, चाहे किसी भी बिल्कुल वर्ग के साथ हो। बिल्कुल राकेश सिंह जी, कुछ चीजों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर स्वीकार करना चाहिए। अगर कहीं कोई अच्छा काम होता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर कहीं गलत है तो उसका विरोध करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी भावना यही होती है। केवल ये नहीं है कि हमें विरोध करने के लिए विरोध करना है, कुछ तारीफ की बातें हैं तो जरूर करनी चाहिए। आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके उनकी तारीफ की जानी चाहिए, और अगर कहीं गलत है तो आलोचना करनी चाहिए। चलिए, किरण माहेश्वरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण जी, 4 दिन का ये जो पूरा पैकेज रहा, यहां एक बात मैं कहना चाहूंगा। एक तो कोल इंडस्ट्री को लेकर के कहा कि सरकार का एकाधिकार खत्म होगा, यही काम कांग्रेस ने किया था, जिसमें कॉल स्कैम जिसे नारा दिया गया था। दूसरा, एफडीआई को लेकर के बीजेपी लंबे समय से विरोध करती आ रही थी, और जब 28% से 49 किया गया डिफेंस में, तब भी विरोध हुआ। आपके पार्टी के भी कई लोगों ने इसको लेकर के कहा कि डिफेंस को नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब 74 करने जा रहे हैं इससे। दूसरी बात, इसरो जो कि हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी पर्पज से भी हमारे लिए बहुत अहम है, उसमें भी प्राइवेट कंपनीज के लिए रास्ता खोल दिया कि आप उसके प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे मैनेज होगा? किसी भी मुल्क के लिए उसकी सुरक्षा के साथ साथ आपकी विश्वसनीयता बहुत जरूरी है कि उस पर कहीं कोई दखल ना दे। तो ये अगर आपका कहीं पे भी अगर किसी कंपनी का दखल शुरू होगा, कोई प्राइवेट अगर कंपनी जा सकती है, तो ये तो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, कोई भी ओपन मार्केट में कोई भी आ सकता है। 200 करोड़ से ऊपर का अगर कोई सिस्टम होगा, उसमें कोई भी आ सकता है। तो ये कैसे रोक पाएंगे कि हमारी प्राइवेसी जो है वो कहीं भी लीक ना हो? जी किरण जी, आपसे मेरा सवाल रहा, 4 दिन के जो अनाउंसमेंट रहे उसमें आखिरी दिन को लेकर के जो मैंने सवाल किया आपसे। आप किससे पूछ रहे हैं एक्चुअली? किरण जी से। मेरा सवाल किरण माहेश्वरी जी से है, और सवाल यह है मेरा कि कोल ब्लॉक्स के लिए आपने कहा कि हम सरकार का एकाधिकार खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस भी ये काम करने जा रही थी। धन्यवाद दूंगी जी। कि उन्होंने 20 लाख करोड़ का ये जो पैकेज, आर्थिक पैकेज, जी जी बोलिए की जो घोषणा करी, और उस आर्थिक पैकेज के अंदर उन्होंने 4 दिन तक जो हमारी वित्त मंत्री ने उसे हर क्षेत्र के अंदर किस किस प्रकार से लागू होगा उसका पूरा डिटेल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया, और उसके बाद अब जो डिटेल गाइडलाइंस हम लोगों को मिलेगी, उससे हम लोग पूरी तरीके से ये वाकिफ होंगे कि वास्तव में ये आर्थिक पैकेज से इस सारे वर्ग, चाहे वो हमारा संरचना का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संदर्भ में हो, चाहे वो हमारा कृषि के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो हम लोग का एजुकेशन के अंदर हो, किसान में हो, मजदूर में हो, ये सभी के अंदर, डेयरी, पशुपालन और रक्षा उत्पादन का जिस तरीके से आज उन्होंने कहा, डिफेंस के लिए उन्होंने जो बात कही आज, खनन और खनन के लिए, कोयला वगैरह, रोजगार वृद्धि के लिए, ये सारी चीजें जो बहुत डिटेल के अंदर ये सारे पैकेजेस के अंदर प्रोविजंस रखने की जो बात उन्होंने, आर्थिक संकट से जो हम लोग सब गुजर रहे हैं अभी कोरोना के समय में, ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी ने एक परिवार के मुखिया के नाते कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है। हर क्षेत्र के अंदर करने वाले जो हमारे व्यवसायी, काम करने वाले या मजदूर जो वहां पे जुड़े हुए, उन सबको किसी ना किसी तरीके से फायदा देने की बात कही। अभी यहाँ पर जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कोठारी जी, सीताराम जी, अग्रवाल जी, जो वो कह रहे थे कि उद्योगों को कई तरीके का फायदा नहीं हुआ, मैं उनको कहना चाहूंगी कि उद्योगों के लिए ही, एमएसएमईज के लिए इतना बड़ा पैकेज देना, इतना बड़ा, जब कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, ये एक परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो आज की नहीं, वो परिकल्पना 2014 से ही चल रही है। आज हम लोग उन्होंने देखा कि जनधन योजना ले लें, किसान सम्मान निधि ले लें, हम लोग उज्ज्वला योजना ले लें, स्वच्छ भारत मिशन ले लें, ये सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में है। और अब जो ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उससे हमारे युवा उद्योगपति और जो हमारे ऐसे एमएसएमईज के हैं, उन सबको इससे फायदा मिलने वाला है। जब उन्होंने कहा कि ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे,
200 करोड़ तक के ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे गवर्नमेंट के, और वहां गवर्नमेंट के अंदर भी अब जो भी होगा वो सिर्फ हमारे इंडियंस ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये कितना बड़ा मौका हम लोगों को भारतीयों को मिला है कि अब हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के भी जो टेंडर्स होंगे उसके अंदर भी कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, हम लोग ही उसमें टेंडर्स में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा जो बात उन्होंने कही कि जो राशन होल्डर्स हैं और राशन कार्ड होल्डर्स जो नहीं है उनको भी कैसे हम लोग सुविधा दे सके। तो एक तरफ उद्योगपति, एक तरफ मजदूर वर्ग, नरेगा के अंदर काम करने वाला वो मजदूर जो सोचता है मेरा राशन कार्ड नहीं बना है मैं कैसे, तो ये उनको भी राशन मिलेगा, इस प्रकार की योजना उन्होंने बनाई। तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो उन लोग के हो रहे हैं सीधा खातों में जा रहे हैं, कहीं कोई बिचौलिया नहीं, किसी तरीके का कोई बीच में पैसा नहीं हड़प सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो पैकेज है वो पैकेज केवल उद्योगपति का ही नहीं बल्कि सबके लिए, हर वर्ग के लिए दिया गया है। और उद्योगपतियों का इसमें एमएसएमईज का खास तौर से ध्यान रखा गया है, जहां उन्हें कई अवसर दिए जा रहे हैं, जहां उनको ये महसूस किया जा रहा है कि जब हम पूरे विश्व के अंदर भारत जो है वो एक तरह से मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स भारत से बाहर जब जाएंगे और सब तरफ मेड इन इंडिया ही चलेगा, तो इससे बड़ी गौरव की बात क्या होगी कि हमारा उद्योग इतना आगे बढ़ेगा। आपने कहा टैक्स में कोई छूट नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि टैक्स में जो छूट है वो उन्होंने पहले ही बजट के अंदर दी है, और उसके अलावा भी ये बात जो हम कहते हैं तो ये सीधा भार उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है, न कि उद्योगों के ऊपर पड़ रहा है। आज उद्योगपति का जो लेबर्स जो उनके यहाँ काम करे, जो पीएफ है उसका 12% जो पीएफ गवर्नमेंट दे रही है, केंद्र सरकार उसमें दे रही है, 12% जो आपके हिस्से का है वो भी केंद्र सरकार दे रही, मजदूर के हिस्से का है वो भी केंद्र सरकार दे रही। ये कितनी बड़ी राहत उन्होंने दी है, जो 3 महीने के लिए पिछली बार दी थी और अभी और उन्होंने इस बार ये कहा है कि 3 महीने के लिए हम इसको और एक्सटेंड करें। जी, तो मैं समझती हूँ वापस आ रहा हूँ किरण जी, आपके पास वापस आऊंगा मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, किसानों को हो चाहे किरण जी वापस आ रहा हूँ आपके पास, उद्योगपतियों को हो चाहे हर वर्ग के हमारे बिल्कुल को हो, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। एक बार मैं जयसिंह जी कोठारी साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। किरण जी, मैं जयसिंह जी कोठारी साहब के पास में जाना चाह रहा हूँ एक बार। कोठारी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है, एक एफडीआई को लेकर के जिक्र किया जा रहा है कि एफडीआई और मेक इन इंडिया दोनों को जोड़ करके खासकर डिफेंस सेक्टर में कि हम दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे, धीरे धीरे से जिम्मेदारी को कम करके और हमारे खुद के आत्मनिर्भर भारत का एक कदम होगा जिसमें हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया की तर्ज पे हम काम करेंगे। दूसरा, कोल सेक्टर को यह कहा जा रहा है कि सरकार का एकाधिकार उस पर खत्म होगा। तो एफडीआई, इसरो, यानी कि हम स्पेस में भी हम दूसरों की दखल दे रहे हैं कि निजी कंपनी अपना रोल अदा कर सकती हैं, एफडीआई डिफेंस में आ सकता है, कोल सेक्टर की जो एकाधिकार है वह सरकार का खत्म करेंगे। 3 बड़े डिसीजन मैं आज के अनाउंसमेंट में देख पा रहा हूं। ये वह अनाउंसमेंट है जिसको लेकर के बीजेपी कई मर्तबा सवाल खड़े करती रही है। तो चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक में रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा, मैं आपसे जवाब चाहूंगा इस पे। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार, हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, बजट कितना खरा उतरता दिख रहा है, खबर जो है आपके काम की।
जुड़ी हैं शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन से। जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा का बेटा मैं तो यह संकल्प उठावेला, घर में रहकर भारत भूमि सू कोरोना ने भगावेला, कोरोना ने हरावेला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने तो 4 दिन अनाउंसमेंट का जो सिलसिला जारी रखा उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। मैं कोठारी साहब के पास में जाना चाह रहा हूं एक बात। कोठारी साहब, आत्मनिर्भर भारत का ये कह सकते हैं कि एक रूप है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की बात भी कही जा रही है कि हम मेक इन इंडिया के जरिए हम देश की मजबूती, हम दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे और अपने खुद के अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। इसमें डिफेंस को लेकर के एफडीआई की बात कही गई है कि हम एफडीआई को 49 से 74 तक लेके जाएंगे। कोल सेक्टर में सरकार के एकाधिकार को खत्म करने की बात कही है। इसरो और स्पेस में निजी क्षेत्र की भी दखल रहेगी, यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी अपना काम कर सकेंगी। इन तीनों को कैसे देखा जाए, क्योंकि इसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी और हमारी जो एक कहें कि कॉन्फिडेंशियल जो मैटर हैं वह भी जुड़े हुए हैं, तो इसका कोई दखल नहीं होगा? आवाज आती नहीं जी कोठारी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, मेरे से है क्या ये प्रश्न? जी, एफडीआई डिफेंस को लेकर के जो 49 से 74 किया है, कोल सेक्टर में सरकार के एकाधिकार को खत्म करने की बात कही जा रही है। स्पेस और इसरो में निजी कंपनियां भी अपना काम कर सकेंगी। इन तीनों के मैं जिक्र चाहूंगा कि किस तरह से देखा जाए इसे। जी देखिए, अब जो नया जमाना है, जो हमारा ये डेवलपिंग इंडिया है, जो नया सोसाइटी का कल्चर है, उसमें अब क्या है कि निजी क्षेत्र का दखल अंदाज या 100% या 74% एफडीआई का होना, ये सब चीजें इमेटेरियल है। अब तो क्या है कि हम तो जो वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की बात करते हो आप, तो वर्ल्ड क्लास एजेंसी आएंगी, वर्ल्ड क्लास काम होंगे, सब उसी नजरिए से देखना पड़ेगा। ये पुरानी चीजें जितनी है, एयर इंडिया को जो हम भेजने की तैयारी है, दूसरे पीएसयू को भेजने की तैयारी है, बैंकों को हम भेजने की आगे प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो अब ये नया दौर है जिसमें क्रिएटिव रेस्ट्रिक्शन की इकोनॉमी कहते हैं, जो क्रिएट किया हुआ है वो हम हमारे सामने खत्म करें और नया उसके साथ में क्रिएट करें। तो उस प्रोसेस में हम एंटर हो चुके हैं, उसमें रिवर्ट बैक नहीं हो सकता। और नहीं तो पैसा कहां से लाए? आप इसका दूसरा जवाब यह है कि अगर प्राइवेटाइज नहीं करो तो पैसा कहां से लाए, सुविधाएं कहां से पैदा हो। तो इसलिए इस चीज को अब धीरे धीरे लोग भी भूल गए हैं और थोड़े टाइम में सब भूल जाएंगे। अब तो ना विकास होना चाहिए, किसी भी कीमत पे हो विकास होना चाहिए। तो इस मॉडल में मैं कोई बुराई नहीं समझता और ये हमको एक्सेप्टेबल मॉडल है। केवल एक पॉलिटिकल विरोधाभास का मॉडल बहस का मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन डेवलपिंग जो सोसाइटी है, जो नया कल्चर है, नए लोग हैं, उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटीज हो और दूसरा सुविधाएं हो। तो उसी का ये वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की है उसी को आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि एक तो इतना पैसा कहां से आएगा? जितनी उन्होंने 20 लाख करोड़ की घोषणा है, 20 लाख करोड़ का सरकारों के पास में तनख्वाह बांटने के तो पैसे ही नहीं है। आप तो प्रश्न ये है, अब अगर वो डेफिशिएट को अगर मोनेटाइज करते हैं, नोट छापते हैं, वो अभी क्लियरिटी नहीं है
बस एक वही विकल्प है जो मेरे ख्याल से अभी तो नहीं, लेकिन 2-4-6 महीने बाद में प्रॉब्लम की और जो गहराई होगी, तब एक वही विकल्प है, और वही विकल्प हमको ये कह लीजिए आगे बढ़ाएगा। बाकी ये सब प्रयास जो कर रही हैं, जैसे उद्यमियों के लिए किरण जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ सरकार का इसमें यही मैसेज है एमएसएमई के लिए, आप उधार लो और अपना गाड़ी चलाओ, हम कोई सहायता नहीं देंगे, उधार के चैनल आपको हम खोल रहे हैं, उधार लेने के रास्ते आपके लिए सुलभ कर रहे हैं। और दूसरा, कोई भी डायरेक्ट अगर जो ट्रांसफर या डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया है, ये जो सीताराम जी कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल साथ में हूँ उनके, कि कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट उनको नहीं दिया है, लेकिन जो गरीब लोगों को या दूसरे लोगों को दिया है, अब वो धीरे धीरे वो पैसा लौट के आएगा, लेकिन जब तक उद्यमी 6 महीने साल भर का जो वो पीरियड है, तब तक उसको वो काम अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी चलिए किरण जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे जयसिंह जी भी कह रहे हैं, आप और हम भी देख रहे हैं, तुरंत और डायरेक्ट बेनिफिट की जो बात कही जा रही है, एक ये बात सही है कि 8 करोड़ उन लोगों को आप राहत दे रहे हैं कि जिनके पास में खाद्यान्न की समस्या है, उन्हें दूर की जा सकती है। अगर वे प्रवासी कहीं दूसरे राज्य से कहीं जा रहे हैं, उनको ये बेनिफिट मिल पाएगा, ये ठीक है, ये कह सकते हैं कि तुरंत रिलीफ देने वाली बात है। लेकिन ज्यादातर अगर आप जगह देखेंगे तो लोन देने की बात कही जा रही है कि हम इस इंटरेस्ट पे लोन देंगे, हम इस सेक्टर को इस इतने उस पे मार्जिन पे लोन दे देंगे। तो ये लोन का ओपन मार्केट रखा है। अनाउंसमेंट ये तो कभी भी की जा सकती थी, आपके बजट में भी हो सकती थी, कभी पार्लियामेंट के दरमियान भी की जा सकती थी। अभी तो कोरोना के दौरान उम्मीद सबकी यह थी कि सरकार कुछ ऐसा पैकेज या अनाउंसमेंट देगी जिससे तुरंत राहत मिल सके। ये तो कुछ दिन बाद भी हो सकती थी कि आप लोन के लिए ओपन मार्केट कर रहे हैं कि आपको लोन चाहिए तो आप ले लीजिए, तो ये तो कभी भी किया जा सकता था। इसे तुरंत बेनिफिट का क्या होगा? और योगेंद्र जी, कभी भी अगर लोन उपलब्ध कराने की बात करना, राहत नहीं हो सकता, वो तो उद्यमी कभी भी ले लेगा, एक फैसिलिटी है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही किरण जी से वही कह रहा हूं, मैं किरण माहेश्वरी जी से मैं वही कह रहा हूं कि लोन देने का प्लेटफॉर्म तो सरकार के पास में कभी भी है, इसे तो कभी भी कहा जा सकता था। लेकिन अभी तो तुरंत जो राहत की बात कही जा रही थी वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुरंत की मैं बात कर रहा हूं। जी किरण जी। योगेंद्र जी, मैं आपने जो बात कही कि लोन तो कभी भी दिया जा सकता था, लेकिन लोन तो दे ही रहे थे, उसको जो उन्होंने 6 मंथ से उसे 1 ईयर का जो एक ब्रीदिंग पीरियड दिया है, एक तो वो उन्होंने बढ़ाया है। इसके अलावा जिस तरीके से हम लोगों ने उद्योगों को एक लाभ जो दिया है, जो दूसरी दृष्टि से अगर आप देखो, आप केवल लोन लेने के लिए जिस तरीके से आप कह रहे हो कि पहले भी दिया जा सकता, लेकिन आज इन्होंने एक बड़ी राहत इस प्रकार से दी है कि हम लोग हर क्षेत्र के अंदर देखें तो जो व्यापारी वर्ग है, उस व्यापारी वर्ग को जो उन्हें यानी एक तरह से जो स्कीम्स जो उन्होंने दी है वो डिफरेंट एंगल से दी। व्यापारी यानी हर क्षेत्र में व्यापार करने वाले व्यापारियों को, चाहे वो डिफेंस के एरिया में काम कर रहा है, चाहे वो विमान के एरिया में है, चाहे वो बड़े उद्योगपति है, चाहे वो एमएसएमईज है, चाहे वो कृषि के उपकरण के बनाने के क्षेत्र में हो, ऐसे हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने अलग अलग तरीके से उस स्कीम्स को उन्होंने डिफाइन किया है कि कौन कौन सी स्कीम्स के अंदर क्या होगा। यानी ये अभी कहना बहुत डिफिकल्ट है, और आप लोग बिल्कुल आसान, मतलब ये नहीं है कहना कि कुछ दिया ही नहीं। इतना बड़ा पैकेज जो दिया है और इतना विस्तृत तरीके से, किरण जी निश्चित रूप से ये बात सही है, 4 दिन तक, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन देश को संबोधित किया था, यानी कि 5 दिन पहले, तब हम लोग इस बात 5 दिन पहले जब देश को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, उस समय यह लग रहा था कि शायद इन तमाम परेशानियों को देखते हुए कुछ बोलेंगे, और वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे होना है उसको जब डिटेल प्लान हम लोग देखेंगे तब हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। आज अगर कोई ऐसे ही कह दे कि भाई हाँ हम लोग को डायरेक्ट क्या मिला है, तो डायरेक्ट क्या मिला है, तो 80 करोड़ जनता को डायरेक्ट निःशुल्क राशन मिला है। ये क्या कम बात है? अगर हम लोग ये बात करें तो डीबीटी के तहत किस तरीके से डायरेक्ट 3 महीने की गैस की टंकी के पैसे मिल गए, जनधन योजना में डायरेक्ट बेनिफिट के तहत कैसे जनधन योजना के सारे जिन लोगों के भी खाते थे उन लोगों को 1500 रुपए उनके सीधे खाते में आ गए। श्रमिक जो थे हमारे निर्माण श्रमिक, उन लोगों के खाते में 2,500 रुपए डायरेक्ट आ गए। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट की बात करते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट भी मिला है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला है।
लेकिन जहां तक बिजनेस की बात है, जहां तक उद्योगों की बात है, जो उद्योगपतियों की राहत देने की बात है, उनके सिस्टम के अंदर जो राहत देने की बात है, वो सारे सिस्टम के अंदर राहत देने के लिए सरकार ने ये सारे कदम उठाए और सरकार ने ये सारी घोषणाएं जो करी है, उसमें उन उद्योगपतियों को अपने बिजनेस को जमाने के लिए, आज अगर ये बात कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो आप बताइए कि ग्लोबल मार्केट में आप किसी को रोक नहीं सकते थे कि कोई आकर टेंडर्स भर दे या कोई आकर आप लोगों के यहाँ पर कुछ बिजनेस शुरू कर दे। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने, यानी हर चीज भारत में बननी शुरू हो, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें भारत में चीजों को बनानी है, हमें भारत में ही बिकाना है, और उन्होंने कहा कि किरण जी, चीजों के लिए मैं किरण जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। किरण जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेक इन इंडिया के लिए कोई खारिज नहीं कर रहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए बिल्कुल प्री स्टेप यही था। आत्मनिर्भर भारत के लिए पहला कदम यही था। किरण जी आत्मनिर्भर भारत के लिए पहला कदम यही था। ये तो नेक्स्ट स्टेप है, ये तो नेक्स्ट स्टेप है आत्मनिर्भर भारत। लोन की जो बात कही जा रही है, लोन कभी भी दिया जा सकता है, लोन कभी भी दिया जा सकता है। उद्योगपति की चुकाने की अगर हिम्मत है और लेने की हिम्मत है तो कभी भी ले सकता है। तो जयसिंह जी कोठारी साहब भी यही कह रहे हैं कि कभी भी ले सकता है, लोन का कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जिसको हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए कि जहां ऐसे संकट में माननीय प्रधानमंत्री जी इस बिजनेस को उबारने के लिए ये सारी चीजें करते कि भारतीय जो है वो मजबूत रहे, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो अपने ऐसे संकट के समय से भी अपने आप को बचाकर और निकाल सके, इसके लिए ये सारी चीजें। चलिए सीताराम जी आपके पास में आना चाह रहा हूं मैं एक बार। चलिए कहा यह जा रहा है कि एमएसएमई सेक्टर की एक तो डेफिनेशन बदली है, 3 लाख करोड़ का अलग पैकेज दिया, 20,000 करोड़ रुपए एक अलग राहत की बात कही जा रही है कि ये दिए जाएंगे, आपको तुरंत में लोन मिल सकेगा, ये तमाम जो चीजें। तो पैसे की कमी जो उद्योगपतियों के पास में थी वह पूरी हो पाएगी लोन के जरिए। लेकिन लोन के जरिए वैसे को राहत नहीं है, लोन के जरिए आपको पूरी कर सकते हैं जो पूंजी जिसका आप समझते थे कि हमारे पास में कैपिटल की कमी है। दूर से कर दिए। हमने क्या मांगा था कि जो चीज हमने यूज ही नहीं की उसका हमें दंड नहीं दिया जाए। हमने एक काम है कि 1 महीने लॉकडाउन किसने किया? सरकार ने किया। फैक्ट्री किसने बंद करवाई? सरकार ने करवाई। और सरकार से हम ये कह रहे थे कि जिस चीज को हमने यूज ही नहीं किया, जैसे हमने पावर यूज ही नहीं किया तो उसका फिक्स चार्ज क्यों लिया जा रहा है? हमने बैंक की लिमिट यूज ही नहीं ली क्योंकि हमारी फैक्ट्री बंद थी। उसके ऊपर हमने ये मांगा इनसे कि आप हमें रिबेट दें। और एक बात बताऊं कि जब इन्होंने दिहाड़ी मजदूर को रिबेट दी है, 80 करोड़ आदमियों को इन्होंने फूट दिया है, तो उद्योगपति ने इनका क्या बिगाड़ दिया था? रही सवाल आत्मनिर्भर की बात करें, मैं माननीय किरण महेश्वरी जी मैडम से कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर हमने बहुत देखा है इस राजस्थान में। मैं एक स्टील इंडस्ट्री चलाता हूं और राजस्थान सरकार ने पिछले 15 सालों से हमारा स्टील बंद कर रखा है। 5 कंपनियों का स्टील अलाउ कर रखा है ओनली, टाटा, सेल, वैजाक, एसआर और जिंदल, इनका 5 कंपनियों का अलाउ कर रखा है। ये आत्मनिर्भर की बातें सिर्फ भाषण देने के लिए हैं। एसएसआई का कानून देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि 40% माल आपको जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वहां मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां करती हैं उनसे लेनी पड़ेगी। आप मैडम, आप खुद मंत्री रही हुई हैं और वो भी पीएचईडी मंत्री रही हुई हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी आपने पीएचईडी में रहते हुए कभी एसएसआई यूनिट को याद किया? कभी आपने कभी एक टेंडर में कभी पूछा बुला करके कि 40% माल इनसे क्यों नहीं खरीदते? ये चीजें, कानून बहुत अच्छे हैं अगर कानून के हिसाब से उनका इंप्लीमेंट हो। रही सवाल, जैसे अभी राकेश जी ने बहुत बढ़िया एक दलगत राजनीति से ऊपर होकर बात की, मैं कहता हूं कि अशोक गहलोत जी ने भी उनसे बढ़िया काम किया होगा मोदी जी से। ये पूरा बिल्कुल किया है। कोठारी जी की जो बात उन्होंने कही, योगेंद्र जी मैं चाहूंगी कुछ बोलना इस जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, उद्योग जगत मैं ये कह रहा हूं कि 70 साल तक राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, मैं राजनीति से बात नहीं कर रहा, मैं अभी हम लोग कोरोना के इस महासंकट से जो गुजर रहे हैं, इस वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं और ऐसे समय की बात की जा रही है, ये ऑर्डिनरी डेज की बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो बात हमारे भाई ने कही कोठारी जी ने
जब आप ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, हमने हमेशा बिजली के बिल के लिए कहा है कि जो उद्योगपतियों ने बिजली को यूज ही नहीं किया, उनका जो उन लोगों का बिजली के जो उन लोगों के स्थायी शुल्क है, वो स्थायी शुल्क को माफ करना चाहिए। लेकिन बिजली, आपको पता है कि ये राज्य सरकार का विषय है। अब बिजली के अगर इन्हें राहत देनी है तो ये राज्य सरकार उसके अंदर क्यों नहीं कदम उठाती है? ये केंद्र सरकार इसके अंदर बिजली में, पानी में, वो बिजली के बिल्स जो आते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स की बिजली कंपनियां हैं, उनके माध्यम से आते हैं। हम लोग इसकी मांग जिस जगह करनी है वहां पर कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जो बात आप कह रहे हो मैं उससे सहमत हूं कि बिजली के बिलों का स्थायी शुल्क जो है वो माफ होना चाहिए उद्योगपतियों का, और न केवल बिजली का, पानी का भी हम लोगों ने कहा है कि वो भी माफ होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बात आपने कही ना कि हम लोगों ने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट जो पे करना है, उस इंटरेस्ट को क्यों नहीं फ्री कर दिया गया? इंटरेस्ट को चुकाने के लिए हमें स्थगित किया 3 महीने के लिए। हम लोग उस जो लोन को हम लोग 3 मंथ्स तक डिले करके बाद में चुका सकते हैं। इस बात की राहत उन्होंने दी है हमको, ऐसा नहीं कि नहीं दी है। इसलिए जो हमारे व्यापारी हैं वो व्यापारी अपने आप से, अपने मेहनत से और अपने लगन से, अपने डेडिकेशन से आगे आए, और आज इतने सारे व्यापारियों ने पिछले 3 महीने के अंदर अपना व्यापार नहीं चलते हुए भी इतनी बड़ा यानी सोशल वर्क किया। अपने आप से उन्होंने कई जगह पर भोजन की व्यवस्था करवाई और मजदूरों को उन्होंने तनख्वाहें दी, मजदूरों को भोजन करवाया, ये सारी चीजें करी। तो व्यापारी तो हमेशा बहुत आदरणीय रहेगा। व्यापारी ने कोई ऐसा नहीं कि कोई, हम ये कह रहे हैं कि व्यापारी के लिए कोई ऐसा शब्द जो आपने कहा कि हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई नहीं। लेकिन मैंने जो बात कही वो ये कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यापारियों के लिए जो राहत की सांस दी है, एक तरह से जो राहत दी है, वो इन पैकेजेस के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र के अंदर व्यापार करने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से डिटेल आने के बाद हम सबको महसूस होगा कि जो हमें राहत मिली है। आज हर व्यापारी ये नहीं सोचता कि मेरे कंपटीशन में, अभी आपने कहा कि कितने ऐसा स्मॉल स्केल यूनिट्स को हम लोग फायदा दे सकते हैं। आज उन्होंने तो कहा सारे स्मॉल स्केल यूनिट्स, सारे एमएसएमई, उसी को सबसे बड़ा राहत मिलना चाहिए कि वो अपने आप में प्रोडक्शन करना शुरू करे। हम क्यों चाइना से चीजें मंगाए, या क्यों हम विदेशों से कोई माल आए, या क्यों कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पर टेंडर्स भरे? हमने उसको लोकलाइज करने की कोशिश करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो ये हमें स्वागत करना चाहिए कि हम लोगों को मौका मिल रहा है। नहीं तो कंपटीशन के अंदर आज आपके साथ में 10 लोग कंपटीशन में आते थे, जिसमें 4 आपके इंडियंस होते थे, 6 आपके बाहर के लोग होते थे। अब वो 10 के 10 अगर इंडियंस कंपटीशन में आएंगे तो ये हर एक इंडियन को मौका मिल रहा है। इसके बारे में आप सोचो, इसलिए ये मत सोचिए कि लेकिन मैं आपसे विनती भी करना चाहता हूं कि अभी 1.5 साल पहले, 5 साल आप बहुत बड़ी मंत्री थी और आप राजस्थान की दूसरे तीसरे नंबर की कद्दावर नेता है, हमें इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो आपसे विनती करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर वाला आप लोग, और जब तक स्टेट गवर्नमेंट इसकी पहल नहीं करेंगे, रही सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं, जन टीवी के माध्यम से आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मैडम, रेलवे आपकी डिपार्टमेंट है, सीपीडब्ल्यूडी आपका डिपार्टमेंट है, और ये आपके क्या नाम है, नेशनल हाईवे आपकी अथॉरिटी आपकी डिपार्टमेंट है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इन 3 डिपार्टमेंटों के अंदर ये निर्धारित करवा दीजिए कि यहाँ लोकल इंडस्ट्री से माल लें, हम उसको सबसे बड़ा पैकेज देंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसके लिए अगर आपने सुना हो तो फर्स्ट डे जब हमारी वित्त मंत्री ने ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो घोषणा हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस थी माननीय वित्त मंत्री जी की, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अप टू 200 करोड़ 200 करोड़ तक का हम लोगों ने जो टेंडर्स करेंगे गवर्नमेंट के अंदर, वो टोटली लोकलाइज टेंडर्स होंगे। नहीं, किरण जी ये नहीं है, उसको ग्लोबल टेंडर में नहीं जाएंगे। एमएसएमई यूनिट्स उसको, एमएसएमई यूनिट्स उसमें नहीं, वो ग्लोबल टेंडर से बाहर किया, उसको ग्लोबल टेंडर से बाहर किया, ग्लोबल टेंडर से बाहर, लोकल यूनिट्स के लिए नहीं है वो। और आगे तक भी पहुंचेगी।
लेकिन उन्होंने जो राहत दी है उसको भी हमें महसूस करना चाहिए और उसकी भी एक खुशी की अनुभूति होनी चाहिए कि आज उन्होंने ये सारी चीजें लोकलाइज करने की जो बात की, ये आत्मनिर्भर भारत को जब किरण जी, कहा तो किरण जी मैं एक बात कहना चाहूंगा इस बीच, किरण जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, किरण जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो आप 200 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल टेंडर 200 करोड़ की लिमिट तक अगर कहीं कोई टेंडर है उसको विदेशी कंपनियां नहीं लेंगी, लोकल अपना जो एमएसएमई यूनिट है वह उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले 200 करोड़ के लिए विदेशी बायर्स को भी आप लोग अलाउ कर रहे थे, उसको खत्म किया है, तो वो बेनिफिट कुछ मिल सकता है। लेकिन सीताराम जी की डिमांड दूसरी है, सीताराम जी की डिमांड दूसरी है कि आप जिस कंटेंट का सरिया अगर खरीदना चाह रहे हैं वह यहां का व्यापारी भी दे सकता है, तो एसआर से, रिलायंस से या जिंदल से आप दूसरी कंपनियों से क्यों ले रहे हो? जब इनका यहां का लोकल व्यापारी अगर दे सकता है तो इनका साफ कहना है कि आत्मनिर्भर भारत आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो लोकल जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको तो आप उस राज्य में अवसर दीजिए। इनका सरिया बिहार जा रहा है, वेस्ट बंगाल जा रहा है, उत्तर प्रदेश में काम आ रहा है, राजस्थान सरकार ले नहीं रही है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी, तो कैसे आत्मनिर्भर भारत होगा? योगेंद्र जी, हाँ, इसमें ये जो लोकलाइज की बात है वो अभी जस्ट आप सब, मैं भी आपकी ही उसी में से आती हूँ, व्यापारियों को ये पूरी तरीके से निश्चिंतता रखनी चाहिए कि आज जिस तरीके से सिस्टम के अंदर जो सुधार करने की ओर बढ़े हैं आगे, आपके विचार भी मैं भी अपने माध्यम से पहुंचाऊंगी, आप भी अपनी तरीके से जैसे पहुंचा सकते पहुंचाएं, लेकिन इसमें ये चीज तो फाइनल है कि लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाने का माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। वो चाहते हैं कि हमारा जो कर्मचारी, जो हमारा व्यापारी जो दुकान चला रहा है छोटी सी, उसको ज्यादा मौका मिले, वह ज्यादा आगे कैसे बढ़ सके। जो हमारा एक प्रोडक्शन करने वाला कृषि के क्षेत्र के अंदर जो छोटा व्यापारी है, जो एसएसआई की यूनिट्स लेकर बैठा है, जो एमएसएमईज में काम कर रहे हैं ऐसे लोग, जो कुटीर उद्योग है, जो सूक्ष्म उद्योग है, जो घरेलू उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इन सबको प्रायोरिटी के ऊपर कैसे फायदा मिल सके, यही माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और इसी से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकेंगे। इसलिए उनकी सोच को हम नमन करते हैं कि उन्होंने ये एक अच्छी, जबकि आज के समय में ग्लोबल मार्केट से कोई अपने आप को हटा नहीं सकता, सबको ये सारी चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। चले, मैं जय सिंह जी कोठारी साहब के पास जाना चाह रहा हूं, कोठारी साहब के पास में जाना चाह रहा हूं। कोठारी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। दो बड़ी इसमें से मैं जो जानकारी चाहता हूं, मेरे ख्याल में आम पब्लिक भी जानना चाहती है, आप विश्लेषक हैं, जर्नलिस्ट हैं। 20 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट की बात प्रधानमंत्री जी ने रात को जब संबोधित कर रहे थे तब कही कि देश कोरोना की इस भयावह स्थिति से गुजर रहा है, लोगों को मनोबल ना टूटे, उनका आत्मविश्वास बना रहे, हम 20 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट करेंगे। हालांकि उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था कि 7 लाख कुछ हजार करोड़ का जो पैकेज है वो इसमें मिक्स होगा, यानी कि 12 लाख समथिंग का पैकेज ये डिक्लेयर हुआ है 3 दिन 4 दिन के अंदर जो भी चला है ये। इसमें क्या यह जो वक्त था, इसके अलावा भी इस तरह का पैकेज का अनाउंसमेंट किया जा सकता था? यह इस टाइम पे अगर कोई कहे कि ये भूखा व्यक्ति है और उसको बिल्कुल खाने की व्यवस्था की जा रही है और फिर कहा जाए कि 3 दिन बाद में इस गांव में एक जोनार है, उसमें आपको भोजन करने के लिए जाना है, तो ये उसी तरह से मुझे लग रहा है। मैं इतना सा जानना चाहता हूं कि क्या ये उचित समय था या इसके बाद भी किया जा सकता था? कि ये समय निकल जाता तो प्रधानमंत्री जी इस पैकेज का अनाउंस नहीं करा पाते, इसका बेनिफिट वैसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में इस समय को टाला जाकर के आगे भी किया जा सकता था, या अभी कर रहे हैं तो इससे बड़ा बेनिफिट अभी जो परेशान है लोग उन्हीं को मिल पाएगा? जी कोठारी साहब। तो ये टारगेट के साथ में कोठारी साहब के, मेरा सवाल कोठारी साहब से, जय सिंह जी कोठारी साहब से। नरेंद्र मोदी जी पूरा एक रिजल्ट ओरिएंटेड जिसको कहना चाहिए, टारगेट के साथ में इतने समय में ये काम हमें पूरा करना चाहिए। आज जब वो कह रहे हैं कि लोकल कंपनियों को जी जय सिंह जी कोठारी साहब, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि जो घोषणाएं अभी वित्त मंत्री ने की है, यह बजट के साथ या पार्लियामेंट सेशन के दरमियान इस तरह से भी की जा सकती थी। अभी तो अनाउंसमेंट का मतलब सीधा सीधा ये जाता है
कि कोरोना को लेकर के जो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, सरकार उसे बाहर निकालना चाहती है, हर वर्ग को कुछ ना कुछ दे रही है। फ्री मत दीजिए, एक राहत की उम्मीद के साथ है कि तुरंत उसे राहत मिल सके। जैसे अभी सीताराम जी कह रहे थे कि बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था, सरकार ने लॉकडाउन करवाया। आप हमें बैंक से राहत देते 1 महीने की, बिजली में आप राहत देते, जो फिक्स प्लान है कम से कम उसको तो आप विड्रॉ करते। कोठारी साहब। हाँ साहब, कोठारी साहब, आपका कहना कि तुरंत राहत इनको नहीं मिली है। मेरे ख्याल से 3-4 तरीके हैं जो इंडस्ट्री को, जिसमें ऑल ओवर इंडिया, केवल एमएसएमई नहीं। एक तो मेरा मानना है कि इसको शेयर बाजार को 1 साल के लिए बंद कर देना चाहिए, हमारी 25% प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा। राइट। दूसरा, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट, जितनी भी जो 25 लाख करोड़ का उधार एमएसएमई या इंडस्ट्री ने ले रखा है, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट की माफी केवल 1.25 लाख करोड़ रुपए होती है। जो इतने जब लाखों करोड़ों की बात हो रही है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं, 6 महीने के लिए माफी होना चाहिए। एक प्रोविडेंट फंड को लिए 1 साल के लिए उसकी लायबिलिटी को खत्म कर देना चाहिए, तो 12% एम्प्लॉयर को फायदा मिलेगा, 12% लिक्विड कैश उसको एम्प्लॉय को ज्यादा मिलेगा, वो उसके खर्च को सपोर्ट करेगा। और एक टीडीएस की व्यवस्था को 1 साल के लिए डेफर कर देना चाहिए, जब भी उसका लास्ट में साल में जब पेमेंट करना हो जब करे, 1 साल में हर महीने आपको कराने की जरूरत नहीं। इस तरीके के अगर प्रोविजन अगर करे तो इससे कोई एक्सचेकर को बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। और वास्तव में जो लिक्विडिटी की जो रिलीफ है, सीताराम जी कह रहे हैं, और बिजली की जैसे वो कह रहे हैं कि एक्चुअल यूज या उस बेसिस पे बिजली का समाधान हो, ये रिलीफ अगर जब होगी तो ही ये मान लीजिए इंडस्ट्री को फायदा है। और जहां तक वर्कर की बात है, तो जब काम नहीं किया तो पैसे क्यों देना चाहिए? आप क्यों लोगों को ऐसा सिखा रहे हैं कि बिना काम के सबको नरेगा का मजदूर बना रहे हैं आप? तो ये सरकार की पॉलिसी है, ये हमको बहुत तकलीफ देने वाली है। आप ये जितनी लेबर काम में गई है 6 महीने बाद में सबके लिए हेडेक बनने वाली सरकारों के लिए। तो आप कम से कम मैसेज तो ऐसा दीजिए कि भाई काम के बदले पैसे मिलेंगे। नहीं है तो वो वही तरीका है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात है तो आप कितनों तक को आप पेंशन दे देंगे कि आने वाला समय बताएगा, लेकिन कम से कम जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, एफिशिएंसी काम कर रहा है, उसके सामने तो आप ऐसी हर्डल पेश मत कीजिए। ये मेरी सबसे बड़ी केंद्र और राज्य सरकार दोनों से। चलिए, समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो कुल मिलाकर के 4 दिन का जो सिलसिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में 12 लाख कुछ हजार करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया गया है, जिससे 20 लाख करोड़ यानी कि 7 पॉइंट कुछ लाख करोड़ रुपए का पहले अनाउंसमेंट किया जा चुका है। टोटल करके ये 20 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट है। कुछ चीजें हैं जो फ्यूचर प्लान के हिसाब से काफी बेहतर कही जा सकती हैं। सरकार कुछ जगह राहत देने की जो बात थी, ये सरकार की अपनी एक्सरसाइज है, लेकिन जैसे कोठारी साहब कह रहे हैं कि तुरंत राहत की एक बार के लिए आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था उसको देख करके यही लग रहा था कि शायद उद्योगपतियों को, आम जन को कुछ इस तरह की राहत दी जाएगी जिसके जरिए हम कह सके कि एक बार के लिए खड़े होने के लिए बहुत जरूरत है। टैक्स पेयर यही है, टैक्स यही देंगे, सरकार का खजाना यही भरेंगे, लेकिन तुरंत एक बार के लिए कहना बहुत जरूरी है कि आपको इस सेक्टर में, इस जगह पे आपको राहत दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।